हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी को। हिंदी में हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 को हमने डिस्कस करा दिया है। उसमें मैंने आपको हिंदी का सिलेबस समझाया था कि हिंदी में आपसे यूपी टेट में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैंने आपको सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कराया था, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इनको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है। आपको डेली के 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। तो चलिए समझते हैं क्लास 2 में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, भाषा और बोली, भाषा और लिपि, मानक हिंदी, हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इनके विषय में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की परिभाषा की। जो हिंदी की भाषा है यह किस तरीके से बनी है, तो चलिए समझते हैं। पहले भाषा की परिभाषा समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। यानी कि जो भाषा शब्द है इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। जो भाषा शब्द है आपका संस्कृत के भास धातु से मिलकर के बना है। किस धातु से? यह भास धातु है आपकी, इससे मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है वाणी को व्यक्त करना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। हमारे भावों, विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी कि जो हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको व्यक्त करने का, यानी एक दूसरे तक पहुंचाने का हमारा एक एक साधन है, एक माध्यम है। तो क्या है? हमारी एक भाषा है जो संस्कृत के भास धातु से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। जो भी हम बोलते हैं यह हमारी क्या होती है? यह हमारी भाषा होती है। जो अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से? अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है? यह माध्यम है, अभिव्यक्त करने का एक साधन है। तो हमारी यह भाषा हो जाती है। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं भाषा के अंग की। भाषा के अंग की बात करते हैं तो भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? तो इसमें आपका वर्ण आता है, शब्द आता है और वाक्य आता है। तो इनको डिटेल से समझ लेते हैं कि जो वर्ण होते हैं यह क्या होते हैं। तो वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून इकाई है। न्यून का मतलब सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या अक्षर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे न्यून इकाई होती है, वह वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द क्या होता है। शब्द वह होता है जो भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, वह हमारा शब्द कहलाता है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। वर्णों से हम शब्द का निर्माण करते हैं, वही हमारे शब्द बन जाते हैं। अनेक वर्णों को मिलाकर के हमारे क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। वर्ण की बात करते हैं तो वह भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है, यानी कि अक्षर होता है एक। जैसे बात करते हैं र, बात करते हैं अ, बात करते हैं प, तो यह हमारे क्या हो गए? अक्षर हो गए, यह हमारे वर्ण हो गए। इसी तरीके से वर्णों को मिलाकर के, जैसे राम, तो र प्लस अ, म प्लस अ, इस तरीके से यह चार हमारे क्या हो गए? इसमें वर्ण हो गए। लेकिन इसकी बात करें तो यह हमारा क्या बन गया? यह हमारा शब्द बन गया। वर्ण की बात करते हैं तो भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है।
शब्द की बात करते हैं तो वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वाक्य का मतलब होता है कि हमारे वर्ण से हमारे क्या बन रहे थे, जोड़ करके शब्द बन रहे थे, और शब्दों को जोड़ जोड़ करके हमारे क्या बन रहे थे, वाक्य बन रहे थे। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं, जो एक स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, एक किसी भाव को व्यक्त करते हैं, हमारे वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाषा के विविध रूप की। भाषा के विविध रूप की बात करते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, तो चलिए समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला आता है आपका बोली, दूसरा आता है परिनिष्ठित, तीसरा आता है आपका राष्ट्रभाषा। तो भाषा के कितने रूप हो गए, तो भाषा के 3 रूप हो जाते हैं। अब समझते हैं बोली क्या होती है। बोली को समझते हैं तो भाषा के जिस रूप का प्रयोग स्थानीय तौर पर साधारण जनता अपने घरों में बोलती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। यानी कि हम अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने घर में जो भाषा बोलते हैं वही हमारी क्या होती है, बोली कहलाती है। जो हमारी स्थानीय भाषा होती है, जहाँ पर भी हम रहते हैं, वह हमारे वहाँ की हमारी स्थानीय भाषा हो जाती है। हम अपने घरों में भी बोलते हैं तो हमारी वह बोली कहलाती है। परिनिष्ठित की बात करते हैं, जो व्याकरण से नियंत्रित होकर परिनिष्ठित भाषा कही जाती है। यानी कि जो भाषा व्याकरण से परिनिष्ठित होती है वही हमारी क्या कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, यानी कि एक बड़ा रूप ले लेती है, कोई भी भाषा बड़ा रूप ले लेती है और भू भाग में फैलकर बहुसंख्यक आबादी में अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाती है, वही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी शक्ति होती है, यानी कि जो हमारी भाषा होती है यह अनेक लोगों के द्वारा बोली जाती है। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस भाषा को बोलते हैं, वही हमारी कौन सी भाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाए, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाए, वही हमारी क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के विषय में समझते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विकास कैसे हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत। क्या आती है आपकी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आती है। फिर उसके बाद आती है आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में आती है आपकी पाली। पाली के बाद में आती है आपकी प्राकृत। फिर आती है आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में आती हैं आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं। यहाँ तक बात क्लियर। सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आती है आपकी पाली, फिर आती है प्राकृतिक, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में आती है आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो सबसे पहले हमने इसमें समझा कि सबसे पहले समझा हमने कि वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत आती है, फिर उसके बाद में लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृतिक आती है, फिर उसके बाद में अपभ्रंश आती है, फिर उसके बाद में आपकी आती है आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो इनके विषय में थोड़ा सा और समझते हैं कि जो आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत हैं, यह प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्यकाल की भाषाएं हैं, प्राचीन भारतीय आर्यकाल की भाषाएं हैं। तो यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चलती थी। कौन सी, वैदिक और लौकिक संस्कृति, यहाँ तक इनका प्रचलन था। तो
इसमें जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश की। इन तीनों भाषाओं की बात करते हैं तो यह मध्यकालीन आर्य भाषाएं का काल है, यानी कि मध्यकाल में यह भाषाएं चली थी। कब से? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक यह भाषाएं तीनों चली थी। यहाँ तक बात क्लियर। इनमें क्या हुआ था कि इनमें साहित्य की रचना हुई थी। इनमें साहित्य की रचना हुई थी और जो आपकी वैदिक और लौकिक संस्कृत हैं, इनमें क्या किसकी जो रचना हुई थी? तो वेदों की हुई थी। वेद की इसमें रचना हुई थी और संस्कृत के ग्रंथ की इसी में रचनाएं हुई थी। अब बात करते हैं, फिर आती है आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो यह 1000 ईस्वी से शुरू हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, तो यह सभी भाषाओं का इसमें विकास हुआ था। किसमें? आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं में। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक, इसमें वेद और ग्रंथ की रचना हुई थी। फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, इसमें साहित्य के रचना हुई थी। फिर आती है आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं, यानी कि इसमें जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारी संविधान में 22 भाषाएं हैं, इनके विषय में इसमें चर्चा हुई है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी, उर्दू, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी। तो यह आपकी कैसी भाषाएं कहलाती हैं? आधुनिक भारतीय भाषाएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाषा और बोली के विषय में। तो भाषा और जो बोली है, यह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बात करते हैं, जो आपकी भाषा होती है, इसका क्षेत्र कैसा होता है? ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, यानी कि व्यापक होता है। किसका? भाषा का। लेकिन बोली की बात करते हैं तो बोली का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है? एक लिमिटेड दायरे में होता है, यानी कि सीमित होता है। सीमित होता है किसका क्षेत्र? बोली का। यहाँ तक बात क्लियर। बोली आपकी सीमित रहती है, एक लिमिटेड दायरे में रहती है, लेकिन भाषा है यह आपकी ब्रॉड होती है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र तक फैली हुई होती है। लेकिन बोली है यह एक कम क्षेत्र तक फैली हुई होती है, हर 4-5 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आती है आपकी भाषा और लिपि, इसके विषय में समझते हैं। जो आपकी लिपि है, यह इसको हम क्या करते हैं? एक भाषा का लिखित रूप प्रदान कर देते हैं। क्या करते हैं? भाषा का लिखित रूप प्रदान कर देते हैं। भाषा का लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, हमारी लिपि कहलाती है, इसे ही हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो आपकी लिपि होती है वह हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। और हमारी जो हिंदी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? आपकी देवनागरी। देवनागरी लिपि है किसकी? हिंदी भाषा की। यहाँ तक बात क्लियर। और जो देवनागरी लिपि है, इसका जो विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो यह इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसमें हमने समझा कि भाषा का लिखित रूप प्रदान कर देती है। जो आपकी लिपि होती है, यह भाषा का लिखित रूप प्रदान कर देती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मानक हिंदी के विषय में। मानक हिंदी क्या होती है? यह एक परिनिष्ठित भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? परिनिष्ठित भाषा होती है। परिनिष्ठित का मतलब क्या होता है? जो हमारी व्याकरणों में यह प्रूफ के साथ यह भाषा होती है,
तो यही हमारी परिनिश्चित भाषा कहलाती है। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, उनमें जो भाषा लिखी होती है वह कैसी भाषा होती है, वह एक मानक भाषा होती है। अखबार में जो आती है भाषा लिख करके, वह एक मानक भाषा होती है। इसी तरीके से बात करते हैं तो जो आपके संपादक होते हैं, जो अपनी पत्र पत्रिकाएं संपादित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वही आपकी मानक भाषा होती है। रेडियो और दूरदर्शन में जो कार्यक्रमों में जो भाषा होती है, जो बोली जाती है, वही आपकी क्या होती है, वही आपकी मानक भाषा होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। मानक भाषा के इस विषय में समझते हैं तो कैसी भाषा होती है। तो यह हिंदी की, इसमें हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, वह आपकी मानक भाषा कहलाती है। जो जिसमें लैंग्वेज लिखी जाती है वही मानक भाषा होती है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, जो रेडियो दूरदर्शन कार्यक्रमों की जो भाषा होती है वह आपकी मानक भाषा होती है। जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जो आपके न्यूज़पेपर में आती हैं, वह आपकी मानक भाषा होती है। एक परिनिष्ठित भाषा होती है जो आपकी शहरों में बोली जाती है, वही आपकी मानक भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है, इसका दायरा बड़ा होता है। राजभाषा की बात करते हैं तो यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा होती है। हिंदी आपकी राजभाषा है, ना कि आपकी राष्ट्रभाषा। और बात करते हैं भाग 17 में। भाग 17 आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और लिपि की बात करते हैं तो लिपि होगी आपकी देवनागरी। संघ की भाषा हिंदी, लिपि की बात करते हैं तो लिपि होगी आपकी देवनागरी। किसमें कहा गया है, भाग 17 में आर्टिकल 343 में, कि संघ की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि हमारी कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आर्टिकल 343 की बात करते हैं। तो 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक इसमें हिंदी के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो किसमें, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। यहाँ तक बात क्लियर। हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात करते हैं तो 7 करोड़ जनसंख्या है। भारत की 7 करोड़ जनसंख्या यह हिंदी भाषा को बोलती है। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए यहाँ तक हमने हिंदी भाषा का इतिहास समझा था। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।